So now recording is on. Let me share the screen. I think my screen is visible now. Yes sir. बस तो उसमें कर लीजिएगा फुल स्क्रीन पे. हाँ मैं कभी करता हूँ. हाँ तो यहाँ पर शुरू है जी टॉपिक हमारा. प्रोफेशनल एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स. अखिल विकोल जी अभी बोल रहे थे प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में. देखिए ऐसा है कि हम लोग समझते जरूर हैं कि भाई ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है या क्या इसमें पढ़ना है, थ्योरी है, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज एन इम्पोर्टेंट थिंग. सिर्फ पढ़ना ही नहीं, इसको इंट्रोस्पेक्ट भी करना है और इसको परकोलेट भी करना है, पर्टिकुलरली टू यंगर जनरेशन. वैल्यूएशन में क्या है? वैल्यूएशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ असाइनमेंट. इसमें प्रेशर्स और ज्यादा होते हैं और उतनी ज्यादा लिवरेज नहीं मिलती जितनी कि जैसे हमारा आईबीसी वाले असाइनमेंट्स हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, उसमें तो फिर भी बहुत ज्यादा आपको फ्रीडम मिलती है. इसमें क्या, यू आर बीइंग असाइन्ड अ पार्ट ऑफ द जॉब. क्योंकि देखिए वैल्यूएशन का एज सच कोई मतलब नहीं है. वैल्यूएशन इज बीइंग डन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस. वैल्यूएशन क्यों करा रहा है आदमी? वो इसीलिए करा रहा है कि उसको कहीं ना कहीं उस चीज को यूज करना है, और उसको यूज करना है तो उसका पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट भी है जिसके लिए वो उस चीज को यूज करना चाह रहा है. चाहे वो लिक्विडेशन हो, चाहे वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स हो, या और कुछ हो, कुछ भी हो, तो लेकिन उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है और वो उस स्पेसिफिक पर्पस को मीट करना चाहेगा और ऐसी वैल्यूएशन चाहेगा जो उसके पर्पस की तरफ जाती हो. आपको क्या है, यू आर प्लेस्ड विद सर्टेन फैक्ट्स और आपको उन फैक्ट्स के हिसाब से उसका वैल्यूएशन करना है. आपको उस बात से ज्यादा मतलब नहीं है कि उसका पर्पस क्या है या उसका पर्पस फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा. आपको ये देखना है कि जो भी फैक्ट्स आपके सामने हैं, जो भी असाइनमेंट आपके सामने है, पहले तो उसको लेना है या नहीं लेना, ये भी एक बात है कि आपका उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहले कोई जुड़ाव तो नहीं है, आप या आपके एम्प्लॉय या कोई रिलेटिव उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ तो नहीं है. या अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन आती है, क्लाइंट आता है वैल्यूएशन के लिए, ठीक है, उससे डिस्कशन होता है, वो चला जाता है, आपके पास नहीं रहता वो, ठीक है, दूसरे के पास जाता है, दूसरे का फोन आपको आता है, आपको यार वो तो मेरे पास आया था, उसका तो ऐसे है वैसे है. तो ये इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी है उसको या नहीं करनी. कई बार क्या होता है, आपको डिक्टेट कर देती है, दी जाती टर्म्स, भाई आपको वैल्यूएशन करना है, 35,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है. तो अब आपके माइंड में पहले ही चीजें आ गई, आप भी एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है यार, सोचो चलो ठीक है यार, 2-4 दिन का तो काम है, ठीक है, 35,000 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है. तो बहुत सारे इसमें ना इश्यूज आते हैं जो कि आपको देखने हैं और सोचना है उन पर कि भाई उन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि लॉन्ग रन में चलना होता है. ऐसा तो है नहीं कि भाई आज हमने एक प्रोफेशन चुन लिया तो कल को, ठीक है, और कोई भी चीज पार्ट टाइम नहीं होती लाइफ में. लाइफ में हर चीज फुल टाइम ही होती है, एंड यू कैन डू मोर देन वन थिंग फुल टाइम, ऐसा नहीं है. आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज को सिर्फ इजी मनी के पर्पज से देखना या इस पर्पज से देखना कि इसमें ज्यादा प्रॉफिट है, इसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उस हिसाब से नहीं होता. सबसे पहले तो आपको खुद को देखना है कि मैं इस प्रोफेशन के लिए फिट हूं कि नहीं हूं, या ये जो असाइनमेंट आ रहा है ये मेरे लिए ठीक है या नहीं है. तो दीज आर द ब्रॉडर क्वेश्चंस जिनके हिसाब से प्रोफेशनल एथिक्स और स्टैंडर्ड्स आपको अप्लाई करने चाहिए. यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आया है अंडर द कंपनीज. इसमें क्या है, रजिस्टर्ड वैल्यूएट्स एंड वैल्यूएशन रूल्स आए हैं 2017. ये जो रजिस्टर्ड वैल्यूएट्स एंड वैल्यूएशन रूल्स हैं, ये हमारे कोर्स में अलग से भी हैं. हमें ये प्रोफेशनल एथिक्स और स्टैंडर्ड्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा ये जो रजिस्टर्ड वैल्यूएट्स एंड वैल्यूएशन रूल्स हैं 2017, ये भी कंपनी लॉ में कवर्ड है.
तो यहाँ पर तो हम पूरा नहीं उसको देखेंगे, लेकिन ये है कि ये वैल्यूएशन रूल्स भी हमें अलग से पढ़ने, ठीक है। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर की बात आती है, ये सिलेबस है हमारा, ठीक है। सिलेबस में पहला पार्ट तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अंडर द कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूएशन एंड वैल्यूएशन रूल्स। और जैसे कि मैंने बताया, रजिस्टर्ड वैल्यूएशन वैल्यूएशन रूल्स सेपरेटली भी हमारे कोर्स में है पूरे। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर क्या होनी चाहिए? इंडिपेंडेंस एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी, integrity and fairness, remuneration and cost, occupation, employability and restrictions, business ethics, ethical considerations under terms of engagement, engagement letter, management representation, guidance on use of work of experts, independence and conflict of interest, quality review process of valuers, rights and responsibilities of valuers। तो ये बेसिक हमारा जो है ये कोर्स कंटेंट है ऑन प्रोफेशनल एथिक्स एंड स्टैंडर्ड्स। आइए देखते हैं आगे। ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं पीपीटी आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड वैल्यूएशन एंड वैल्यूएशन रूल्स, ये हमारे जो रूल्स हैं वो आईबीबीआई की साइट पर दे रखे हैं, ये उसका लिंक है, ये मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब आइए देखते हैं, इससे पहले कि हम एथिकल स्टैंडर्ड्स को देखें कि एलिजिबिलिटी क्या है रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स के लिए। मोटा मोटा तो देखिए हम लोगों को मालूम ही है, थोड़ा सा इसका जो लोग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का भी एग्जाम पास कर चुके हैं या उस प्रोसेस में हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग है वैल्यूएशन का। वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको पहले एग्जाम पास करना है, बाद में 50 घंटे की ट्रेनिंग करनी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले 50 घंटे की ट्रेनिंग करनी है, फिर एग्जाम देना है। अब बहुत सारे लोग क्या हो रहा है कि ना, जैसे रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन भी इनिशियली तो जो इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे उन्होंने ही बनाई थी, आईसीएसआई ने आरवीओ बनाई अपनी, आईसीएआई ने बनाई, आईसीएमआई ने बनाई। अब बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस लाइन में हैं, पहले भी थे अब और ज्यादा हो गए। लेकिन क्या हो रहा है कि वहां पर अगर ट्रेनिंग करके भी आप आ रहे हैं तो वहां पर भी शायद ऐसा लगता है मुझे कि प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट्स है उस पर ज्यादा जोर है। वहां पर ये ज्यादा पढ़ाया जा रहा है कि वैल्यूएशन आपको करना कैसे है, क्या करना है। वो तो ऐसा सोच रहे हैं कि आपके पास वैल्यूएशन का असाइनमेंट आ गया, ठीक है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेशन नहीं है उसमें, शायद एग्जाम ओरिएंटेशन कम है। तो एग्जाम पास कैसे करना है, एग्जाम पास करने के लिए हमने ये क्लासेस ऑर्गेनाइज की हैं कि इससे एक तो साउंड नॉलेज बेस डेवलप हो जाए, हमारा बैकग्राउंड मटेरियल तैयार हो जाए, लोग तैयार हो जाए, हमारी फैकल्टी तैयार हो जाए कि जो एग्जाम में थोड़ा सा हेल्प कर सके। क्योंकि देखिए कोई फॉर्मल अलग से कोई क्लासेस तो कहीं पे हो नहीं रही इसकी, तो इसीलिए हमारा छोटा सा प्रयास है कि चलो इस तरह से थोड़ा सा मेंबर्स को एग्जाम में हेल्प की जाए। तो एलिजिबिलिटी की जहां तक बात है, तो एलिजिबिलिटी में क्या है, एक तो ये है कि भाई जो आरवीओ का मेंबर होना चाहिए, ठीक है, जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन है, और वो आरवीओ उसको रिकमेंड करे फॉर रजिस्ट्रेशन। इसमें भी रेगुलेटर जो है हमारा आईबीबीआई है, जैसे इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन में रेगुलेटर आईबीबीआई है, यहाँ पर भी रेगुलेटर अभी फिलहाल आईबीबीआई है। हालांकि अभी कुछ चेंजेस पाइपलाइन में हैं, लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग यही पोजीशन है, ठीक है। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि 3 साल पहले विद इन 3 इयर्स उसने पास किया हो जब वो एप्लीकेशन देगा फॉर रजिस्ट्रेशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपने अगर एग्जाम पास कर लिया और उसके 3 साल में अप्लाई नहीं किया फॉर बीइंग रजिस्टर्ड एज ए रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो फिर आपको एग्जाम भी दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। वो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस एज पर रूल 4 है। उसमें क्या है, ये रूल 4 ये कहता है कि कुछ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है या उस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के अलावा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, बैचलर्स डिग्री या डिप्लोमा है, मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स है। तो ये बेसिकली कुछ क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस की बात करता है, ठीक है। बाकी जो है वो सारी सिमिलर सी हैं, नॉट ए माइनर, नॉट अनसाउंड माइंड, नॉट बैंकरप्ट, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया,
ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं है। रेजिडेंट इन इंडिया कौन है? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया वही है जो एज पर क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट डेफिनेशन में है। ठीक है, उसके अलावा कन्विक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 6 months और फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड एंड पीरियड ऑफ 5 years हैज नॉट elapsed। ठीक है, किसी को अगर 7 साल की इम्प्रिजनमेंट या उससे ज्यादा की हुई तो वो कभी रजिस्टर्ड हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और बात आती है, वो ये आती है कि कोई पेनल्टी नहीं लगी होनी चाहिए उस पर 271J में। ठीक है, अब ये 271J क्या है? 271J आपको याद होगा, बात करते इस जब ये 271J आया था इस पर भी काफी कंट्रोवर्सी उठी थी। ये 271J है। ये 271J ये कहता है कि पेनल्टी फॉर फर्निशिंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इन रिपोर्ट्स और सर्टिफिकेट्स। ठीक है, बेसिक बात इसमें ये है कि इनकम टैक्स का ये सेक्शन है। ठीक है, तो अगर असेसिंग अफसर या कमिश्नर अपील्स ये पेनल्टी लगा सकता है अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या मर्चेंट बैंकर या जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स, ठीक है, वो कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, इन एनी रिपोर्ट और सर्टिफिकेट। ठीक है, तो उस केस में ये पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो अगर किसी पर ये पेनल्टी लगाई गई है तो उस केस में भी उसको रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स अपॉइंट नहीं कर सकते। फिर उसके अलावा फिट एंड प्रॉपर पर्सन है। फिट एंड प्रॉपर पर्सन एक रेजिडरी सेक्शन है, जैसे इंसॉल्वेंसी एग्जामिनेशन में भी सेम ही है, वहां पर भी यही है कि इंटेग्रिटी, रेपुटेशन एंड कैरेक्टर, एब्सेंस ऑफ कन्विक्शन, कंपिटेंस एंड फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। तो ये है बेसिक क्राइटेरिया। मतलब रेगुलेटर ने अपने हाथ में रखा है कि आप चाहे एग्जाम पास कर लें, एक तो एग्जाम पास करने के 3 साल के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है, जैसे वहां पर 1 साल है इंसॉल्वेंसी में, यहाँ पर 3 साल है। और उसके अलावा ये है कि आप फिट एंड प्रॉपर पर्सन भी होने चाहिए। कुछ और जनरल क्वालिफिकेशन जैसे सब में होती हैं, अनसाउंड माइंड, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, वो सब तो हर एक में होता ही है। ठीक है ना। यहाँ पर जो है 3 साल की मेंबरशिप चाहिए बेसिकली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की। तो जो लोग भी 3 साल की, जिनका वैसे वर्ड तो यहाँ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिखा है, इसमें वर्ड जो लिखता है यहाँ पर वो लिखता है, लेकिन वो मेंबरशिप को ही मान लेते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ लिखता है मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, रूल 4 में पढ़ रहा हूँ, मेंबरशिप ऑफ ए प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट enacted for the purpose of regulation of a profession with at least 3 years experience after such membership। ठीक, तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी कि कौन रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स बन सकता है। ठीक है, ये 271J हमने देख लिया कि किसी पर अगर ये पेनल्टी लगी हो तो भी वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकता। उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म भी एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर हो सकती है। ये तो हो गया इंडिविजुअल। ठीक है ना, ये पार्टनरशिप फर्म और कंपनी की बात कर रहा है। ठीक है, तो कब नहीं बन सकती? अगर उसका काम प्रोफेशनल या फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना नहीं है। ठीक है, या फिर वो सब्सिडरी है या जॉइंट वेंचर है या एसोसिएशन ऑफ अनदर पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट। एक्चुअली ये सब्सिडरी या जॉइंट वेंचर की कॉन्सेप्ट क्यों आई है? सब्सिडरी जॉइंट वेंचर की कॉन्सेप्ट इसलिए आई है कि क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का देखना है तो आसान होता है, लेकिन वो आपने लेयरिंग कर दी तो लेयरिंग में जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखना और मुश्किल हो जाता है। तो उसलिए उन्होंने कहा कि भाई डायरेक्ट अगर कंपनी है तो ठीक है, ठीक है ना, लेकिन सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर या सब्सिडरी एसोसिएट ऑफ अनदर कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, वो फिर आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं बन सकते। इस पे केस लॉ भी है। ठीक है, या फिर अंडरगोइंग एन इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, या पार्टनर्स इनएलिजिबल है, या अगर मान लीजिए 3 उसके पार्टनर या डायरेक्टर। ठीक है, अगर किसी कंपनी में मान लीजिए 3 ही पार्टनर है, ठीक है, तो सारे। ठीक है, या फिर 3 और ऑल ऑफ द पार्टनर्स और डायरेक्टर्स विच एवर इज लोअर। ठीक है, 5 है तो 5 में से 3 होने चाहिए, अगर 3 है तो तीनों ही होने चाहिए। आर नॉट रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। ठीक है, तो अगर 3 है तो तीनों के तीनों रजिस्टर्ड वैल्यूअर होने चाहिए, 5 है तो कम से कम 3 होने चाहिए, 3 से ज्यादा है तो कम से कम 3 होने चाहिए। पार्टनर या डायरेक्टर वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर होने चाहिए, और वो भी किस क्लास के होने चाहिए? क्योंकि रजिस्टर्ड वैल्यूअर फॉर द एसेट क्लास फॉर द वैल्यूएशन ऑफ विच इट सीक्स टू बी अ रजिस्टर्ड वैल्यू। इसमें क्या है कि एसेट क्लासेस हैं,
जैसे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, बेसिकली हमारे यहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज और फाइनेंशियल एसेट्स में इस क्लास में अप्लाई करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट में अप्लाई नहीं करते या लैंड एंड बिल्डिंग में अप्लाई नहीं करते, ठीक है, वहां पर इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन है। उसके बाद में इसमें जो है कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स के, वो ये कहता है it is fundamental to the integrity of the valuation process that those who rely on valuations have confidence, ठीक है, कि भाई जिन्होंने भी वैल्यूएशन किया उनके पास appropriate experience है, skill and judgment है, ठीक है। those who act in a professional manner and who exercise their judgment free from any undue influence or bias। तो क्या क्या एथिकल प्रिंसिपल्स होने चाहिए? एक तो होनी चाहिए इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी क्या होती है? टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स। एक होनी चाहिए ऑब्जेक्टिविटी, नॉट टू अलाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस और बायस टू ओवरराइड प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट। एक मिनट। तो पहली बात तो इंटेग्रिटी होनी चाहिए, फिर ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए या अनड्यू इन्फ्लुएंस या बायस नहीं आए जो कि उसकी प्रोफेशनल या बिजनेस जजमेंट को ओवरराइड कर सके। फिर कंपिटेंस होनी चाहिए to maintain the professional knowledge and skill required to ensure that a client or employer receives a service that is based on current developments in practice, legislation and valuation techniques। मतलब एक्चुअली वैल्यूएशन जो है क्योंकि स्पेशलाइज्ड जॉब है, तो ये इस स्पेशलाइज्ड जॉब में क्या होना चाहिए कि आपकी जो भी सर्विस आप रेंडर कर रहे हो that should be based on current developments in practice। एक मिनट। करंट डेवलपमेंट्स इन प्रैक्टिस, लेजिस्लेशन एंड वैल्यूएशन टेक्निक्स। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, द इंफॉर्मेशन विच यू गैदर इन द प्रोसेस ऑफ दिस वैल्यूएशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप, और आपको इस इंफॉर्मेशन को थर्ड पार्टीज को डिस्क्लोज नहीं करना है विदाउट प्रॉपर एंड स्पेसिफिक अथॉरिटी, ठीक है। अगर आपका कोई लीगल या प्रोफेशनल राइट है या ड्यूटी है, सपोज कोई अथॉरिटी आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगती है, तब तो अलग बात है, ठीक है। एंड नॉट टू यूज इंफॉर्मेशन फॉर द पर्सनल एडवांटेज ऑफ द प्रोफेशनल वैल्यूअर और थर्ड पार्टीज। फिर प्रोफेशनल बिहेवियर आपका होना चाहिए। You have to act diligently and to produce work in a timely manner in accordance with the applicable legal requirements, technical and professional standards, and you to always act in the public interest and to avoid any action that discredits the profession। तो ये कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं एथिकल स्टैंडर्ड्स के। इंटेग्रिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। अब इंटेग्रिटी का क्या मतलब है? इंटेग्रिटी का मतलब ये है The evaluator shall, in the conduct of its business, follow high standards of integrity and fairness in all his or its dealings with his or its clients। His or its इसलिए क्या है, इसमें केस में कंपनी या पार्टनरशिप फर्म भी आएगी, तो ये इन्होंने इट्स यूज किया। तो एक तो ये है कि हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेग्रिटी एंड फेयरनेस आपको फॉलो करने चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और फोर्थराइट होना चाहिए इन ऑल प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। ट्रू एंड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए एंड यू शुड नॉट मिस रिप्रेजेंट एनी फैक्ट्स और सिचुएशंस, एंड यू हैव टू रिफ्रेन फ्रॉम बीइंग इन्वॉल्व्ड इन एनी एक्शन दैट वुड ब्रिंग डिसरिस्प्यूट टू द प्रोफेशन, एंड a valuer shall keep public interest foremost while delivering his services। ये एक्चुअली ये जो सारा मटेरियल है मैंने डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल किया है। अगर आप आरवीओ का, जैसे मेरे पास आईसीएसआई का आरवीओ का मटेरियल है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा मटेरियल मिलेगा आपको। तो ये मटेरियल मैंने डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल किया है, तो अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो काफी आपको क्लैरिटी इसमें आ जाएगी।
कुछ फॉरेन सोर्सेज भी हैं, वहां से भी मैंने मटेरियल लिया है। The principle of integrity imposes an obligation on all professional valuers to be straightforward and honest in all professional and business relationships. Integrity also implies fair dealing and truthfulness. ठीक है, और आपको knowingly आपको एसोसिएट किसी भी ऐसी रिपोर्ट या वैल्यूएशन के साथ नहीं होना है जिसमें जो मटेरियली फॉल्स या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन हो और दैट आर मेड रेकलेसली। ठीक है, और ओमिट्स और ऑब्सक्योर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, या ऐसा है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको ओमिट भी नहीं करनी विच इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन को, किसी ऐसे स्टेटमेंट को एंडोर्स भी नहीं करना जो कि फॉल्स या मिसलीडिंग। और अगर मान लीजिए आपको पता चल जाता है कि भाई आप किसी ऐसी इंफॉर्मेशन के साथ एसोसिएट हो गए हैं, तो देन यू शुड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू बी डिसएसोसिएटेड फ्रॉम दैट इंफॉर्मेशन। आप एक मॉडिफाइड वैल्यूएशन रिपोर्ट आप उसमें सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी रेलेवेंट टेक्निकल या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स है दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जैसे देखिए, एक ऑडिट अलग चीज है, वैल्यूएशन अलग चीज है। ऑडिट में क्या है कि जनरल ओपिनियन हम देते हैं रिगार्डिंग ट्रूथफुलनेस और फेयरनेस, लेकिन यहां पर ऐसी बात नहीं है। यहां पर क्या है कि हालांकि वैल्यूएशन भी एक रिलेटिव सब्जेक्ट है। वैल्यूएशन में भी देखिए ऐसा है कि अगर आप 5 वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाएं तो जरूरी नहीं कि वो सारे एक जैसी वैल्यूएशन करें, लेकिन फिर भी क्या है कि आप उसमें बहुत ज्यादा डिस्क्लेमर नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी जो रिपोर्ट है वो कुछ बेस्ड है ऑन सर्टेन फैक्ट्स या बेस्ड ऑन सर्टेन टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स एवैल्यूएशन के टेक्निक्स हैं या वैल्यूएशन के अप्रोचेस हैं जो एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं, उसके हिसाब से ही आपको वैल्यूएशन की रिपोर्ट देनी है। तो यू कैन नॉट डिस्क्लेम लायबिलिटी फॉर इट्स हिज या इट्स एक्सपर्टीज। वो ये नहीं कह सकता भाई मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। अब भैया तुम एक्सपर्ट हो वैल्यूएशन, जब तुम वैल्यूअर बने हो, अप्रूव्ड वैल्यूअर, तो यू आर डीम्ड टू बी एक्सपर्ट ऑन वैल्यूएशन। ठीक है ना, तो आप ऐसी कोई डिस्क्लेम लायबिलिटी नहीं कर सकते फॉर कि भाई मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। ठीक है, और डिनाई हिज इट्स ड्यूटी ऑफ केयर एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट द assumptions आर बेस्ड ऑन स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट। आप इतना जरूर कह सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेते हो। जब भी आप वैल्यूएशन करते हो तो मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेते हो कि भाई ये इन चीजों पर बेस्ड है। कि आप ये तो उसमें कह सकते हो कि assumptions are based on statements of facts provided by the company या its auditors या consultants या information available in public domain and not generated by the valuer, लेकिन आप अपनी लायबिलिटी को डिस्क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, कि भाई मैं एक्सपर्ट नहीं हूं वैल्यूएशन का, आप ऐसा नहीं कह सकते वैल्यूएशन। या फिर ये नहीं कह सकते कि ड्यू केयर हैज नॉट बीन टेकन। यू हैव टू टेक ड्यू केयर and you have to claim liability for expertise. You are claimed to be an expert, you are deemed to be an expert on valuation, although it is a relative। ठीक है, ये हो सकता है कि 5 लोगों से वैल्यूएशन करवाई तो वैल्यूएशन अलग अलग हो। इवन इंसॉल्वेंसी में भी दिया गया है, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, कि आपको 2 वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवानी है। ठीक है, और उनकी एवरेज लेनी है। अगर 2 में मटेरियल डिफरेंस है तो थर्ड वैल्यूएशन से करानी है, और 2 जो भी क्लोजेस्ट है उनकी वैल्यूएशन लेनी। इसका मतलब वो खुद भी मानते हैं ना कि वैल्यूएशन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, a valuer shall not carry out any instruction of the client insofar as they are incompatible with the requirement of integrity, objectivity and independence। ठीक है, तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लाइंट आप जो है कैरी आउट नहीं करोगे। कई बार क्लाइंट बोल देता है कि जी इसकी इतनी वैल्यूएशन कर दो। ठीक है, तो वो आपको नहीं, क्योंकि वो आपकी इंटेग्रिटी या ऑब्जेक्टिविटी या इंडिपेंडेंस को हैम्पर कर रही है, या इट इज नॉट कंपैटिबल विद द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। तो आप जो है उसकी कमांड पर नहीं चल सकते। इंफॉर्मेशन वो देगा, वैल्यूएशन क्या करनी ये आपका काम है। Evaluator shall clearly state to his client the services that he would be competent to provide and the services for which he would be relying on other valuers or professionals, or for which the client can have a separate arrangement with other valuers। ठीक, वैल्यूअर अपना स्कोप डिफाइन कर देगा कि भैया देखो मैं इस चीज के वैल्यूएशन कर सकता हूँ, मैं सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यूएशन कर सकता हूँ। इसमें भी अगर मुझे किसी एक्सपर्ट की जरूरत है तो उसकी सर्विसेज भी मैं हायर करूंगा, या आई विल बी रिलाइंग ऑन देयर ओपिनियन। ठीक है, और आपको इसके अलावा कुछ सर्विसेज चाहिए तो आप दूसरे वैल्यूअर के पास जा सकते हैं। इंडिपेंडेंस एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट।
ये इंडिपेंडेंस एंड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट में ये कई बार हमें ये पता होता है कि भाई हम जो है इस केस में इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, हमें वैल्यूएशन, हमें असाइनमेंट लेने से पहले ही पता होता है, ठीक है भाई आपने वैल्यूएशन करनी है, तो आप वैल्यूएशन आपको ऐसी करनी है कि कोई बायस ना आए, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए, कोई कोएर्शन ना आए, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना आए, ठीक है। अगर आपका कोई रिलेटिव एसोसिएटेड है, ठीक है, तो आप अनबायस्ड नहीं हो पाओगे चाह करके भी। तो आपको ऐसी असाइनमेंट लेनी ही नहीं है जिसमें आप या आपका कोई रिलेटिव या एसोसिएट एंगेज है, ठीक है। अगर आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो आप उसको डिस्क्लोज कर दोगे। उसके अलावा क्या है कि आपको ना मैंडेट स्नैचिंग या कन्वीनियंस वैल्यूएशन मैंने आपको बताया, जैसे क्या होता है कि बार एक आपका इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, आजकल जो रिसेंट एंगेजमेंट्स आ रही हैं, जो असाइनमेंट्स आ रही हैं, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल से आ रही है। अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स को वैल्यूएशन की भी जरूरत है। कई बार वो कह देते हैं कि भाई आपको ऐसा है कि 2 दिन में वैल्यूएशन करनी है, या आपको 35,000 रुपए हम तो देंगे, उतने में वैल्यूएशन करनी है, या आप कोटेशन दे दो। कई बार ऐसा भी होता है, आपके सामने प्रैक्टिकल सिचुएशंस आएंगी कि आप कोटेशन दे दो जी, ऐसा है कि हमें 3 लोगों से कोटेशन लेनी है, आपको वैल्यूएशन कुछ नहीं करना, वो कह देगा आप सिर्फ कोटेशन दे दो कि ऐसा जी आप 2 लाख की कोटेशन दे दो, और उन्होंने अपने किसी बंदे से कराना होता है वैल्यूएशन। तो उस ऐसा कुछ भी कोई आपको ऐसे किसी प्रैक्टिस में एंगेज नहीं होना है, ठीक है। आजकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का जमाना है, तो आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि क्या होता है फिजिकली तो कोई आता जाता नहीं, आपको व्हाट्सएप पे कहेगा या मेल पे कहेगा या फोन पे कहेगा। तो ऐसी सब चीजों, ऐसी सब प्रैक्टिसेस से आपको बचना चाहिए। तो यू शुड नॉट इंडल्ज इन मैंडेट स्नैचिंग, या आप मान लीजिए किसी आईबीबीआई के किसी ऑफिशियल को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या आरबीओ की किसी ऑफिशियल को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको कुछ गिफ्ट वगैरह या हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपके पास कोई क्लाइंट आ जाए, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। आप सक्सेस फीस भी नहीं चार्ज कर सकते। सक्सेस फीस यही है कि भाई बेस्ड ऑन द आउटकम। तो एज एन इंडिपेंडेंट वैल्यूड, द वैल्यूड शैल नॉट चार्ज सक्सेस फीस, and in any fairness opinion or independent expert opinion, if there has been a prior engagement in an unconnected transaction, the valuer shall disclose the association with the company during the last 5 years. अब इसमें क्या है, कई बार क्या होता है कि एक वैल्यूएशन पहले हो चुकी है, ठीक है, आपका उस वैल्यूएशन में कुछ एसोसिएशन रहा है, तो आप फिर उस केस में बताओगे कि भाई ऐसा है, जिस कंपनी की आप वैल्यूएशन करा रहे हो, मेरा उस कंपनी के साथ कुछ एसोसिएशन रहा है, ठीक है, मैं उस कंपनी का ऑडिटर रहा हूं, मैं उस कंपनी का इंटरनल ऑडिटर रहा हूं, या मैंने उस कंपनी की वैल्यूएशन की है, या मेरा पार्टनर जो है उसमें डायरेक्टर है, इस तरह से। कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, अब आपकी जब तक लीगल या प्रोफेशनल राइट या ड्यूटी नहीं है टू डिस्क्लोज करने की, मान लीजिए आपको कोई कोर्ट कहता है कि जी आप ये इंफॉर्मेशन बताओ, तो आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। आपका जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आप एसोसिएटेड हो, या आईबीबीआई जो आपका रेगुलेटर है, अगर वो आपको कोई डायरेक्शन देता है कि भाई ये इंफॉर्मेशन आप बताओ, तो आपको बतानी पड़ेगी। आपको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कोई कहता है कि इंफॉर्मेशन आप बताओ, तो आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जब तक ऐसी कोई मजबूरी नहीं हो, तो आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। अब ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है, एक तो ये है कि भाई आपको बचना है, किन किन चीजों से बचना है। एक तो ये डिस्क्लोजिंग आउटसाइड द फर्म और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल विदाउट, अगर आपके पास कोई प्रॉपर या स्पेसिफिक अथॉरिटी नहीं है, या कोई लीगल या प्रोफेशनल राइट या ड्यूटी नहीं है, तो आपको उस कंपनी की इंफॉर्मेशन आपको दूसरे लोगों को नहीं बतानी, ठीक है। या आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल गई तो आपको उसको अपनी पर्सनल एडवांटेज या फॉर द एडवांटेज ऑफ थर्ड पार्टीज यूटिलाइज नहीं करना है,
ठीक है। और आपको क्या है, यू शुड मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी इंक्लूडिंग इन अ सोशल एनवायरनमेंट। क्या होता है, कई बार पार्टीज में गए आप, मान लो, ठीक है, आप किसी पार्टी में गए तो वहां पर आपने इनएडवर्टेंटली डिस्क्लोज कर दिया, यार ये तो ये मेरे पास आया था वैल्यूएशन के लिए, ऐसे ऐसे है, इसकी कंपनी में तो कुछ है नहीं, ये कह रहा था मेरी 50 करोड़ की वैल्यूएशन कर दो, है कि नहीं, है इसके पास 5 करोड़ भी नहीं। तो ऐसी सब चीजों से आपको बचना है। इन आप सोशल एनवायरनमेंट में भी आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, particularly to a close business associate or a close or immediate family member, ठीक है। तो आपको उनको नहीं बताना है। आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, डिस्क्लोज बाय प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट या एम्प्लॉयर। आपका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट है, अभी वो क्लाइंट भी नहीं बना आपका, आपके पास डिस्कशन के लिए आया कि जी मैंने इस कंपनी का वैल्यूएशन करवाना है, बताओ कितने पैसे लोगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपकी कोई डिस्कशन हुआ, ठीक है, वो आपके पास आया नहीं अल्टीमेटली, ठीक है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन तो आपके पास आ गई ना। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को भी आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। आप किसी ऐसी फर्म के साथ एसोसिएटेड हैं जो वैल्यूएशन में एंगेज्ड है, आप प्रोफेशनल वैल्यूअर हैं, आपको उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना। और आपको ये भी रीजनेबल स्टेप्स इंश्योर करने हैं कि जो स्टाफ है जो प्रोफेशनल वैल्यूअर के अंडर काम कर रहा है, ठीक है, और जो पर्सन है फ्रॉम हुम एडवाइस और असिस्टेंस इज ऑब्टेन्ड रिस्पेक्ट द प्रोफेशनल वैल्यूअर्स ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो आपके जो एम्प्लॉइज हैं, जो आपका स्टाफ है, वो भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज ना करें, ठीक है। और ऐसा ही नहीं कि आपको जब तक ये एंगेजमेंट रहेगी तभी तक ये कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी, उसके बाद भी, ठीक है। The need to comply with the principle of confidentiality continues even after the end of a relationship between a professional valuer and a client or employer, ठीक है। अब जब एक प्रोफेशनल वैल्यूअर, मान लो उसने अपनी एम्प्लॉयमेंट चेंज कर ली, ठीक है, या उसको नया क्लाइंट मिल गया, तो अपना प्रायर एक्सपीरियंस तो यूज कर सकता है, लेकिन उसको जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो एक्वायर हुई या रिसीव हुई एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोफेशनल या बिजनेस रिलेशनशिप, उसको डिस्क्लोज नहीं करना। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं कि भाई ये एग्जांपल्स हैं सर्कमस्टांसेस वेयर प्रोफेशनल वैल्यूअर्स आर और मे बी रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जहां पर डिस्क्लोजर परमिटेड बाय लॉ है या रिक्वायर्ड बाय लॉ है, ठीक है, या इन कोर्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स या बिफोर अप्रोप्रिएट पब्लिक अथॉरिटीज फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, जैसे मैंने बताया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाला बात, ठीक है, या देयर इज अ प्रोफेशनल ड्यूटी और राइट टू डिस्क्लोज व्हेन नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। तो इन केसेस में आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो आपके पास आई है वो आपको डिस्क्लोज नहीं करनी। अगर कोई क्वालिटी रिव्यू बोर्ड है उसके पास आपको इंफॉर्मेशन, उसकी कंप्लायंस के लिए कुछ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी रिव्यू में क्या होता है, क्वालिटी रिव्यू में आपसे वो क्लाइंट का डेटा मांगते हैं कि भाई आपने कौन कौन सी वैल्यूएशन की, तो उनका डेटा आप दीजिए, या if you are required to respond to any inquiry or investigation by valuation professional organization, या to protect the professional interests of a professional valuer in legal proceedings or to comply with technical standards and ethics। तो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और आपको क्या क्या इसमें फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, पहली बात एक तो ये है कि भाई whether the interest of all parties including third parties whose interests may be affected could be harmed if the client or employer consents to the disclosure of information by the professional valuer, ठीक, कि भाई किसी का इंटरेस्ट हार्म तो नहीं होगा including third parties, or whether all the relevant information is known and substantiated to the extent it is practicable। अगर मान लीजिए कोई अनसब्सटेंशिएटेड फैक्ट्स हैं या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है या अनसब्सटेंशिएटेड कंक्लूजन्स हैं, तो प्रोफेशनल जजमेंट शुड बी यूज्ड इन डिटरमिनिंग द टाइप ऑफ डिस्क्लोजर्स टू बी मेड। आपको पता चलता है कि अभी पेपर में कोई चीज आपने पढ़ी, ठीक है, आपने पेपर में पढ़ा जी इस कंपनी के अगेंस्ट में शो कॉज नोटिस आया हुआ है, ठीक है, या कोई वायलेशन ऑफ लॉ की बात है, तो आप अभी वो अनसब्सटेंशिएटेड कंक्लूजन है, ठीक है ना, तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन भी आपको डिस्क्लोजर नहीं करनी। देन यू हैव टू यूज योर डिस्क्रिशन कि भाई आपको किस टाइप का डिस्क्लोजर करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज एक्सपेक्टेड एंड टू whom इट इज एड्रेस्ड, ठीक है, तो किसको आप एड्रेस कर रहे हो, क्या आपसे एक्सपेक्टेड है, ये सब।
and whether the parties to whom the communication is addressed are appropriate recipients. ठीक है, तो क्या वो appropriate recipients है? फिर उसके बाद में ये एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बात इसमें आती है कि एक तो आपको रिटर्न रिकॉर्ड्स रखने हैं, ठीक है, जो भी आप डिसीजन लेते हैं, क्योंकि क्या होता है वैल्यूएशन पे ना बहुत सारी आपको एजम्पशंस भी करनी होती है, ठीक है, बहुत सारी चीजों पर आपकी जो है कैलकुलेशन बेस्ड होती है। भाई अगर 3 लोगों ने वैल्यूएशन की, तीनों की वैल्यूएशन अलग अलग आ रही है, तो प्रिंसिपल तो सारे सेम ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर भी वैल्यूएशन अलग आ रही है, तो अगर उनको ये इफ दे आर पुट टू सम क्वेश्चन लेटर ऑन, तो उनके पास अपने रिटर्न रिकॉर्ड्स तो होने चाहिए ना, तो उनको ये रिटर्न कंटेम्परेनियस रिकॉर्ड्स रखने हैं फॉर एनी, कोई अगर उन्होंने कोई एजम्पशन ली तो उसका क्या रीजन था, रीजंस फॉर टेकिंग द डिसीजन एंड द इंफॉर्मेशन एंड एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ सच डिसीजन, ठीक है, दिस शैल बी मेंटेन्ड सो एज टू सफिशिएंटली इनेबल a reasonable person to take a view on the appropriateness of his its decisions and actions। पहली बात आपको रिटर्न रिकॉर्ड रखना है। और अगर आपको कोई इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन के लिए बुलाए कोई भी पर्सन या अथॉरिटी या कोई रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन या कोई अदर रेगुलेटरी बॉडी, तो आपको अपीयर होना है, कोऑपरेट करना है, एंड यू हैव टू बी अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन। आपको जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, अगर कोई अथॉरिटी आपसे मांगती है, कोई ट्रिब्यूनल मांगता है, कोई अपीलेट ट्रिब्यूनल मांगता है, कोई आरवीओ मांगती है जिसके साथ भी आप रजिस्टर्ड हैं, या कोई रेगुलेटर आपसे मांगता है, तो यू हैव टू प्रोवाइड, ठीक है। और आपको क्या है 3 साल तक वर्किंग पेपर्स रखने हैं। Evaluate while respecting the confidentiality of information required during the course of performing professional services shall maintain proper working papers for a period of 3 years or such longer period as required in its contract for a specific valuation for production before a regulatory authority or for a peer review, ठीक है। अगर कोई केस चल रहा है कोई ट्रिब्यूनल के पास या अपीलेट ट्रिब्यूनल पास, तो वो रिकॉर्ड आपको तब तक मेंटेन करने पड़ेंगे जब तक वो केस का डिस्पोजल नहीं हो जाता। गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी की जहां तक बात है, तो आपको या आपके किसी रिलेटिव को कोई भी गिफ्ट या हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट नहीं करनी है विच अंडरमाइंस और अफेक्ट्स हिज इंडिपेंडेंस एज ए वैल्यूअर। अब रिलेटिव की डेफिनेशन क्या है? रिलेटिव की डेफिनेशन वो है जो सेक्शन 2 सबसेक्शन सेक्शन 2 क्लॉज 77 में दी गई है। अब सेक्शन 277 भी पढ़ लेते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 क्या कहता है? रिलेटिव वो है मेंबर ऑफ ए अनडिवाइडेड फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ, या वन पर्सन रिलेटेड टू अदर इन सच मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। अब 277 हमें और आगे ले गया, वो कहता है भाई प्रेस्क्राइब्ड क्या? प्रेस्क्राइब्ड मतलब रूल्स में देखो, रूल्स में ये दे रखी है डेफिनेशन, रूल 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो रूल 4 में बेसिकली बात ये सारा आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसमें बात ये है कि स्टेप फादर है, स्टेप मदर है, स्टेप सन है, स्टेप ब्रदर है, स्टेप सिस्टर है, ठीक है, लेकिन स्टेप डॉटर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो स्टेप डॉटर छोड़ के आपके लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट है बेसिकली इसमें, ये आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं कि ये लोग आप या आप इनमें से कोई भी लोग आपके गिफ्ट वगैरह ना तो देंगे ना लेंगे। आगे चलिए, रिमनरेशन। अब आपको जो रिमनरेशन लेनी है वो भी आपको ट्रांसपेरेंट मैनर में लेनी है। एक इससे पहले एक कॉन्सेप्ट आई थी सक्सेस फीस की, ठीक है ना। तो एक तो आपको इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन सर्टेन आउटकम, ठीक है, कि भाई आपका वैल्यूएशन एक्सेप्ट अगर एक्सेप्ट हो गया तो इतनी फीस लूंगा, अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो इतनी फीस लूंगा, ठीक है, या कैश में इतनी फीस लूंगा, चेक में इतनी फीस लूंगा, ये सब कुछ नहीं। और नहीं आपको डिक्टेट होना है किसी की टर्म्स पे, अगर वो कह दे जो हम तो जी इतने ही पैसे देंगे, नहीं भैया ऐसा नहीं, हमारे प्रोफेशनल चार्जेस इतने हैं, अगर आपको सूट करते हैं तो ठीक। तो आपका जो भी रिम्यूनरेशन आप लो वो ट्रांसपेरेंट मैनर में लो, एंड इट शुड बी रीजनेबल रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्क नेसेसरली एंड प्रॉपर्ली अंडरटेकन। बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट भी नहीं होना चाहिए, ऐसा भी नहीं कि जी मैं तो 5 करोड़ वैल्यूएशन लूंगा, 5 करोड़ रुपए लूंगा, ठीक है ना, और उस एसेट की वैल्यू मान लो 20 करोड़ है टोटल, तो वो भी नहीं होना चाहिए। दोनों चीज मतलब ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए और रीजनेबल रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। इट शुड बी कमेंसरेट विद द वर्क यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, ठीक है, एंड इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द एप्लीकेबल रूल्स। और आपको जो भी अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में जो भी फीस डिस्क्लोज्ड है उसके अलावा कोई भी फीस आपको नहीं लेनी। You should not accept any fees or charges other than those which are disclosed in written contract with the person
to whom he would be rendering the service. फिर ऑक्यूपेशन या एम्प्लॉयबिलिटी की भी रिस्ट्रिक्शन है। ऐसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स पे भी रिस्ट्रिक्शन है कि वो भी बहुत ज्यादा असाइनमेंट नहीं ले सकते, और जितने भी जो उनकी ऑनगोइंग या कंक्लूडिंग असाइनमेंट्स होती हैं उसकी भी उनको सर्टेन परसेंटेज ऑफ फीस शेयर करनी पड़ती है। तो ऐसे सिमिलर प्रोविजंस यहाँ पर भी हैं। एक तो ये कि आपको बहुत ज्यादा असाइनमेंट्स नहीं लेनी है, ठीक है। आपको लगता है कि भाई आप उन पे उतना एडिक्वेट टाइम आप उतना एडिक्वेट टाइम डिवोट नहीं कर पाओगे, ठीक है। और आपको you shall not conduct business which in the opinion of the authority or the registered valuer organization discredits the profession, ठीक है। तो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है which brings disrepute to the profession of valuation। फिर ethical considerations आती हैं इसमें under terms of engagement। अब आपने जो engagement लेनी है इसमें आपके पास ये कुछ थ्रेट्स आते हैं। एक तो जैसे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आता है, ठीक है। ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्या है? द थ्रेट दैट ए फाइनेंशियल और अदर इंटरेस्ट विल इनअप्रोप्रिएटली इन्फ्लुएंस द प्रोफेशनल वैल्यूअर्स जजमेंट और बिहेवियर। कि भाई मेरा उसमें कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है। सेल्फ इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? भाई मेरा जो डायरेक्टर है, अब वो डायरेक्टर उस कंपनी में डायरेक्टर है, मेरी कंपनी में जो वैल्यूएशन मेरी कंपनी है उसमें एक डायरेक्टर है या उसमें एक पार्टनर है, या अगर मैं प्रोप्राइटर हूं तो मैं उस कंपनी में भी डायरेक्टर हूं, ठीक है, या मेरा कोई रिलेटिव डायरेक्टर है उस कंपनी में, तो कुछ सेल्फ इंटरेस्ट की बात आती है। तो सेल्फ इंटरेस्ट के केस में आपको उस असाइनमेंट लेने से बचना है। सेल्फ रिव्यू थ्रेट। सेल्फ रिव्यू थ्रेट में क्या है कि यू विल नॉट अप्रोप्रिएटली इवेलुएट द रिजल्ट्स ऑफ ए प्रीवियस एंगेजमेंट मेड और सर्विस परफॉर्म्ड और बाय अनदर इंडिविजुअल विद इन द सेम फर्म ऑन व्हिच द वैल्यूअर मे रिलाई व्हेन फॉर्मिंग अ जजमेंट एज पार्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ए करंट सर्विस। अब आपको रिव्यू करना है तो आपको लगता है भाई मैं अप्रोप्रिएटली इवेल्युएट नहीं कर पाऊंगा, एक पुराने कोई वैल्यूएशन हुआ पड़ा है मान लीजिए, ठीक है, वो किसी और इंडिविजुअल ने परफॉर्म की है, वो विद इन द सेम फर्म और एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ऑन विच द वैल्यूअर मे रिलाई व्हेन फॉर्मिंग ए जजमेंट एज पार्ट ऑफ प्रोवाइडिंग ए करंट सर्विस, ठीक है। तो आपको लगता है भाई मैं रिव्यू उसको प्रॉपरली नहीं कर पाऊंगा। या क्लाइंट कॉन्फ्लिक्ट थ्रेट है कि भाई दो या दो से ज्यादा हैं और उनका कोई कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। मान लो कोई हॉस्टाइल टेक ओवर बिड चल रही है, ठीक है, वो दोनों ही आपके क्लाइंट हैं, तो आपको लगता है भाई मेरा तो अपोजिंग इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। कोई एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट में क्या है कि आपको लगता है कि भाई you will promote a clients या employer की position to the point that their objectivity is compromised, ठीक है। आपको लगता है भाई मैं इस क्लाइंट के प्रति बायस्ड हूं तो मैं इसका वैल्यूएशन तो प्रॉपर्ली नहीं कर पाऊंगा। या फिर फेमिलियरिटी थ्रेट है, कोई लॉन्ग या क्लोज रिलेशनशिप है विद ए क्लाइंट और एम्प्लॉयर, ए प्रोफेशनल वैल्यूअर में बी टू सिंपैथेटिक टू देयर इंटरेस्ट और टू एक्सेप्टिंग ऑफ देयर वर्क, ठीक है। आपको लगता है यार इसने तो जो करके लाया ठीक ही करके लाया होगा ये, है ना, तो फेमिलियरिटी थ्रेट है। इंटिमिडेशन थ्रेट है। इंटिमिडेशन थ्रेट में क्या है कि यू विल बी डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली बिकॉज ऑफ एक्चुअल और परसीव्ड प्रेशर। आपके ऊपर कोई प्रेशर है, ठीक है, इंक्लूडिंग अटेम्प्ट्स टू एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर द वैल्यूएशन ओपिनियन, ठीक है। तो अगर ये थ्रेट्स आपके हैं, सेल्फ इंटरेस्ट या सेल्फ रिव्यू या कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइंट कॉन्फ्लिक्ट थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट या इंटिमिडेशन थ्रेट, तो आपको जो एंगेजमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। अब इसमें क्या है कि भाई ये जो सारे थ्रेड्स हैं इसका आपको इंडिपेंडेंटली वैल्यूएशन करना है। जैसे कंपनी, एक एग्जांपल उन्होंने दिया कि भाई एक कंपनी ए है, कंपनी ए ने, ये कंपनी ए हॉस्टाइल टेक ओवर करना चाहती है कंपनी बी को, ठीक है। तो क्लाइंट कॉन्फ्लिक्ट थ्रेट अराइज होगा इसमें। कब अराइज होगा? ये क्लाइंट कॉन्फ्लिक्ट थ्रेट अराइज होगा इफ ए वैल्यूअर वाज टू एक्सेप्ट एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम कंपनी ए when it was already instructed by company B, ठीक है, कंपनी बी पहले ही आपको अप्रोच कर चुकी, ठीक है। अब आपको कंपनी ए अप्रोच कर रही, ठीक है, लेकिन इन कंट्रास्ट विद कंपनी ए एंड बी, लेकिन अगर मान लो कंपनी ए और बी जो है दे कुड नॉट एग्री ऑन अ प्राइस और जॉइंटली इंस्ट्रक्ट करते हैं वैल्यूअर को कि भाई आप इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कर लो, तो उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक। फिर सेफगार्ड्स आर एक्शंस और अदर मेजर्स दैट मे एलिमिनेट थ्रेट्स और रिड्यूस देम to an acceptable level, they fall into the following broad। अब इसके लिए सेफगार्ड्स क्या लेने हैं?
सेफगार्ड्स लेने हैं, एक तो सेफगार्ड्स जो है वो स्टैट्यूट्स या रेगुलेशंस में दिए हो सकते हैं, ठीक है, safeguards which are contained in the statutes or regulations relating to the purpose for which the valuation is undertaken, या फिर rules of conduct में दिए गए हैं which are issued by professional evaluation professional organization, या फिर safeguards contained in the firm's internal working procedures and quality controls, ठीक है। तो ये आपको safeguards लेने हैं, ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं safeguards की। फिर इसके टिपिकल एग्जांपल्स क्या होंगे? टिपिकल एग्जांपल्स ये होंगे कि रेगुलेशंस ऑन द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस ऑफ फर्म्स प्रोवाइडिंग वैल्यूएशन सर्विसेज, कि भाई वो उन्होंने अपने ही कुछ इनबिल्ट सेफगार्ड्स किए हैं कि भाई आपकी जो भी वैल्यूएशन फर्म है उसका क्या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर होना चाहिए या उसका क्या गवर्नेंस होना चाहिए उसमें, ठीक है, वो कुछ सेफगार्ड्स वहां बिल्ट इन है ताकि कोई ऐसा थ्रेट ना आ पाए। या स्टैट्यूटरी लाइसेंसिंग ऑफ वैल्यूअर्स फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन, या रेगुलेशंस आपके एजुकेशन ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स फॉर इंडिविजुअल्स प्रोवाइडिंग वैल्यूएशन सर्विसेज फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, या एक्सटर्नल रिव्यू बाय लीगली एम्पावर्ड थर्ड पार्टी ऑफ वैल्यूएशंस रिपोर्ट्स और अदर इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रोफेशनल वैल्यूअर। अब उसके बाद ये टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ सेफगार्ड्स क्रिएटेड बाय वैल्यूएशन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या हो सकते हैं? इसमें हो सकता है रिक्वायरमेंट्स टू कंप्लाई विद सर्टेन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, या मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, उनका कोई डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म हो सकता है जो आपकी वैल्यूएशन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, या रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिमनरेशन फॉर वैल्यूएशन असाइनमेंट्स, वो वैल्यूएशन के ऊपर रिमनरेशन के ऊपर लगा सकते हैं कि भाई रिमनरेशन आपको इस तरह से लेनी है। फिर जो फर्म की आपकी जो वर्किंग प्रोसीजर है उसमें किस तरह से सेफगार्ड्स कर सकते हैं, वो उसमें ये हो सकता है कि आप अपनी फर्म को ऐसे स्ट्रक्चर करो कि जो प्रोफेशनल वैल्यूअर है या वैल्यूएशन टीम है जो एक पर्टिकुलर वैल्यूएशन असाइनमेंट के साथ डील कर रही है वो ऑपरेशनली सेपरेट है फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द फर्म प्रोवाइडिंग एनी पोटेंशियली कॉन्फ्लिक्टिंग सर्विस, ठीक है। भाई आप दो क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो तो दोनों के टीम आपकी अलग अलग हो। सेपरेशन ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल, एक्सेस टू डेटा एंड सपोर्ट सर्विसेज should also be considered as appropriate to the circumstances and level of threat, ठीक है। तो डेटा शेयरिंग आपस में ना हो, मैनेजमेंट कंट्रोल सेपरेट हो, अगर आपके पास कॉन्फ्लिक्टिंग असाइनमेंट्स हैं तो आपको क्या रखना है? आपको एक रजिस्टर रखना है, रजिस्टर ऑफ द मटेरियल पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल वैल्यूअर्स एंड अदर स्टाफ एंगेज्ड इन वैल्यूएशन असाइनमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनल पीयर रिव्यू ऑफ वैल्यूएशन, आप इंटरनल पीयर रिव्यू भी करा सकते हो, जो आपका जो मैंडेटरी पीयर रिव्यू है उसके अलावा, या यू कैन पीरियडिकली चेंज द प्रोफेशनल वैल्यूअर रिस्पांसिबल फॉर ए रिकरिंग वैल्यूएशन असाइनमेंट। भाई एक आपको रिकरिंग वैल्यूएशन असाइनमेंट मिलता है, ठीक है, मान लो हर साल ही मिलता है, तो आप उसमें प्रोफेशनल वैल्यूअर चेंज करके देखो ताकि आपको कोई बायस डेवलप ना हो। या कंट्रोल्स ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम दोज कमीशनिंग वैल्यूएशंस, ठीक है। तो जो उस वैल्यूएशन प्रोसेस में एंगेज हैं आप उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाओ कि दे कैन नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो ये आप सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी फर्म की वर्किंग में। ये जो सेफगार्ड्स हैं ये कोई एग्जॉस्टिव नहीं है, ठीक है। उसके अलावा क्या है कि भाई आपके पास इफेक्टिव वेल पब्लिसाइज्ड कंप्लेंट सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटेड बाय द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन, एवैल्यूएशन प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन या रेगुलेटर, जिसमें क्या है कि कोई भी कोलीग या एम्प्लॉयर या मेंबर्स ऑफ द पब्लिक वो कोई अटेंशन ड्रॉ कर सकता है टू एनी अनप्रोफेशनल या अनएथिकल बिहेवियर। आपके पास कोई विसल ब्लोअर मैकेनिज्म है या कोई कंप्लेंट मैकेनिज्म, या एन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड ड्यूटी ऑन प्रोफेशनल वैल्यूअर्स टू रिपोर्ट ब्रीचेस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट्स। तो उसके अलावा ये भी चीजें हो सकती हैं। फिर इसमें एंगेजमेंट लेटर की बात आती है कि जो एंगेजमेंट लेटर आप लेंगे ऑर्गेनाइजेशन से वो क्या होगा, उसके लिए मैंने लिंक दिया हुआ है इसमें, तो वो आप एंगेजमेंट लेटर वहां से पढ़ सकते हैं। एक सैंपल एंगेजमेंट लेटर है। फिर इसमें भी जो है आप को जो एंगेजमेंट अगर लेनी है तो उसमें भी कुछ एथिकल कंसिडरेशंस है, ठीक है। एक तो ये है कि भाई आपका जो एंगेजमेंट लेटर है उसमें कैटेगरिकली स्पेसिफाइड होना चाहिए आपका स्कोप ऑफ वर्क and the deliverables, use and restrictions on the valuation report and the specific limitations known at the time of limitation। तो ये सारी बातें उसमें
मतलब आपका स्कोप डिफाइन होना चाहिए, सारी चीजें आपकी वैल्यूएशन प्रोसेस, वैल्यूएशन रिपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन, ये बहुत सारी चीजें उसके अंदर आपकी डिफाइंड होनी चाहिए। कोई अगर लिमिटेशन है उन स्कोप तो वो भी इसमें स्पेसिफाई होना चाहिए। फिर एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन की बात आती है कि ये जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि जिसमें एजम्पशंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन जो वैल्यूअर है खाली मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन से कुछ नहीं होगा। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के अलावा वैल्यूअर की ड्यूटी है कि इंडिपेंडेंटली उसको असेस करना है और उसको वैलिडेट करना है मैनेजमेंट के एजम्पशंस को, कि मैनेजमेंट ने जो एजम्पशंस दी वो सही भी हैं या नहीं। In case the valuer is not able to validate the management assumptions and do agree to the business plan, he may decide not to issue the report. ठीक है। और इसमें पॉइंट नंबर 9 है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर्टेनिंग टू प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। वो ये कहता है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ ए वैल्यूएशन रिपोर्ट द वैल्यू shall not disclaim liability, वैल्यूअर है ये, वैल्यू लिख दिया गलती से, द वैल्यूअर shall not disclaim liability for his or, ये मैंने पहले बता दिया आपको। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये ना एक आप समझिए कि एक्सपर्ट टाइप की एंगेजमेंट है। इसमें आप ये नहीं कह सकते भाई मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, आप एक्सपर्ट तो हो ही वैल्यूएशन के, इसीलिए आपको वैल्यूएशन की असाइनमेंट दी गई, यू आर स्पेशली क्वालिफाइड फॉर दिस, ठीक है। क्योंकि आप जो है भाई आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो आप सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल एसेट्स का वैल्यूएशन कर रहे हो, उसके लिए आपने ट्रेनिंग ली है, आपने एग्जाम पास किया है, आप रेगुलेटर के पास रजिस्टर्ड हो, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, या मैंने ड्यू केयर नहीं लिया है। आप ये जरूर कह सकते हो कि द assumptions आर बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी या उसके ऑडिटर या कंसल्टेंट्स, ठीक है। फिर कई बार क्या होता है कि आपको दूसरे एक्सपर्ट्स की भी गाइडेंस को यूज करना है, ठीक है। तो यू कैन रिलाई अपॉन द वर्क ऑफ अदर एक्सपर्ट्स एंड शुड स्पेसिफिकली मेंशन द सेम एज पार्ट ऑफ द एंगेजमेंट लेटर। तो एंगेजमेंट लेटर में भी स्पेसिफाई करना है आपको और अपनी रिपोर्ट में भी करना है, लेकिन you cannot disclaim the liabilities if any irrespective of the nature of inputs or valuation by the other registered valuer। लेकिन दूसरे वैल्यूअर के जो आप जितना मर्जी उसके वर्क पे रिलाई कर लो, आप अपनी लाइबिलिटी को डिस्क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। अब रूल 8.2 इस बारे में बात करता है। तो रूल 8.2 क्या कहता है? रूल 8.2 ये कहता है कि रजिस्टर्ड वैल्यूअर में obtain inputs for his valuation report or get a separate valuation for an asset class conducted from another registered valuer, in which case he shall fully disclose the details of the inputs and the particulars etc. of the other registered valuer in his report and the liabilities against the resultant valuation, irrespective of the nature of inputs or valuation by the other registered valuer, shall remain of the first mentioned registered valuer, ठीक है। लाइबिलिटी आपकी रहेंगी। उसके बाद में इंडिपेंडेंस ऑन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, द वैल्यूअर शैल मेंटेन कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली बात इसमें क्या आती है, बेसिक बात ये है कि ये जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं भाई ये स्पेशलाइज टाइप का असाइनमेंट है। एक तो ये है कि आप 2-3 बातों का इसमें मेन ध्यान रखना है। वो क्या है? पहली तो इट इज एन एक्सपर्ट असाइनमेंट, तो आपको अपनी एक्सपर्टीज को डिस्क्लेम नहीं कर सकते, पहली बात तो ये है। दूसरे के वर्क पर रिलाई कर सकते हो लेकिन उससे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आए आपको उसको डिस्क्लोज नहीं करना है दूसरे को। असाइनमेंट लेने से पहले भी आपको ध्यान रखना है कि भाई किसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो राइज नहीं हो रहा और कोई थ्रेट तो नहीं है। उसके अलावा जो भी आपको अपनी टर्म्स पर असाइनमेंट एक्सेप्ट करनी है, इसमें बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है वैल्यूएशन में। वैल्यूएशन में चैलेंज क्या आ रहा है कि क्योंकि दूसरे मान लो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है, अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आपको असाइनमेंट दे रहा है, कई बार वो डिक्टेट करता है आपको टर्म्स कि लो जी इतने पर आपको करना है। नहीं, ऐसा नहीं, आपको कहना जी मेरा स्कोप ऑफ वर्क होगा, मेरी इतनी फीस है, बात खत्म। हेलो, ठीक है जी। बाकी तो इन जनरल सारी बातें हैं, इसमें कोई खास बात नहीं है। तो ये था मोटा मोटा जो प्रोफेशनल एथिक्स और स्टैंडर्ड्स का बात है। देखिए सबसे पहले तो क्या है, हम अगर वैल्यूअर बनने जा रहे हैं हमें अपने माइंड में कन्विंस होना चाहिए कि यस वी कैन वर्क एथिकली। अब ऐसा नहीं, हम ये नहीं सोचे नहीं यार ये तो ऐसे चलता ही है, ये तो कहने की बातें हैं, तो थ्योरी की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी टर्म्स पे भी काम कर सकते हैं,
और लॉन्ग रन में वही प्रोफेशनल ज्यादा सही चलता है जो अपनी टर्म्स पे काम करता है। वरना बहुत सारे केसेस हम देख रहे हैं, अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हो रहे हैं, ये अरेस्ट हो गया, वो अरेस्ट हो गया। वो सब क्यों हो रहे हैं? वो इसीलिए हो रहे हैं कि बहुत हम लोग कभी शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से सोचते हैं यार इसमें ये पैसे कमा लो, ये वहां से कैश ले लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन उनमें इन चीजों में दिक्कतें आती हैं बाद में। तो आप प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल की तरह हमें बिहेव करना चाहिए।